बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 10 मुलाहिज़ा फरमाएं। प्रताप सिंह और कमरे के दरवाजे पर मुतय्यन पुलिस कांस्टेबल ने नर्स का जूरिया बताया था। पूरे हॉस्पिटल में इस हुलिये की कोई नर्स ना थी। लंबा कद, चेहरे के नकूश में हिंदुस्तानी रंग नुमाया था। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी स्याह आंखें और निचले होंठ के दाएं कोने पर स्याह रंग का मसूर के दाने के बराबर एक निशान। प्रताप सिंह ने जब उसे देखा था तो उसके ज़हन में फौरन ही ये ख्याल आया था कि ये दोगली नस्ल है। हो सकता है माँ चीनी और बाप हिंदुस्तानी हो। ये इलाका अगरचे जियांगशू का नहीं था, लेकिन चूंकि सवितर सिंह उसके एक केस का अहम किरदार था और इसलिए इतला पाकर वो भी आ गया था, जबकि इंक्वायरी मुकामी पुलिस अफीसर ही कर रहा था। ड्यूटी पर मौजूद हॉस्पिटल की तमाम नर्सों को जमा कर लिया गया। प्रताप सिंह और पुलिस कांस्टेबल एक एक नर्स को गौर से देखते रहे, लेकिन वो नर्स उनमें न थी जिसे प्रताप सिंह ने कमरे से निकलते हुए देखा था। पहले ये सोचा गया कि शायद ड्यूटी नर्स ने सवितर सिंह को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन इस नई सूरत से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ था। सवितर सिंह एक केस का अहम गवाह था। जब तक उसकी यादाश्त और कुव्वत गोयाई सलब रही वो महफूज था, लेकिन अखबारात में ये खबर छपने के बाद उसकी कुव्वत गोयाई और यादाश्त वापस लौट रही है, उसे खत्म कर दिया गया। वो लोग जानते थे कि पुलिस की मौजूदगी में सवितर सिंह पर हमला करना मुमकिन नहीं था। उसे रास्ते से हटाने के लिए यह तरीका इख्तियार किया गया। उसके लिए किसी ऐसी लड़की की खिदमत हासिल की गई जो तरबियत याफ्ता नर्स थी, क्योंकि इंजेक्शन नस में लगाया गया था और नस में इंजेक्शन लगाना हर एक के बस की बात ना थी और ये काम बड़े इत्मीनान से किया गया था। उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। ये सब कुछ पहले से ही देख लिया गया था कि डॉक्टर किस वक्त विजिट पर आता है और नर्स किस वक्त मरीज को देखने आती है। पुलिस कोशिश के बावजूद उस नर्स का सुराग नहीं लगा सकी। वो लड़की जो कोई भी थी उसे अपना काम करके हॉस्पिटल से निकलने के लिए काफी वक्त मिल गया था। उस रोज प्रताप सिंह की हालत दीदनी थी। उसने अपने दूसरे साथी की लाश उठाई थी और वो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दारा को समझता था। काश वो दारा का सुराग लगा पा सकता, लेकिन दारा भी कच्ची घोलियां नहीं खेला था। वो खुद पसे पर्दा रहकर ये सब कुछ कर रहा था। उसके पास गालिबन पैसे की कमी नहीं थी। उसने मुकामी गुंडों की खिदमत हासिल कर रखी थी और वो रुपया पानी की तरह बहा रहा था। अब तक कई कत्ल हो चुके थे। 2 बंदे प्रताप सिंह के मारे जा चुके थे और प्रताप सिंह जानता था कि ये खेल उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक दारा वैदान को मौत के घाट नहीं उतार देता। वैदान ही वो वाहिद हस्ती थी जो दारा को पहचानता था। उसे खत्म करने के बाद दारा इत्मीनान से अपने दूसरे काम करता रहेगा, लेकिन प्रताप सिंह ने भी ये तय कर लिया था कि दारा के आदमियों को कभी भी वैदान तक पहुंचने नहीं देगा। उसे हैरत तो इस बात पर थी कि पुलिस अब तक दारा का सुराग नहीं लगा सकी थी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। प्रताप सिंह जानता था कि पुलिस मुलजिमों की तलाश में सरगर्दा है, लेकिन बदकिस्मती से इस उलझी हुई डोर का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। दूसरे हॉस्पिटल में सवितर सिंह के कत्ल के बाद उस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और जहां वैदान जेर इलाज था, वैदान अगरचे अब ठीक हो चुका था, मगर एक मंसूबे के तहत उसे हॉस्पिटल में रखा गया था। पुलिस का ख्याल था कि वो फिलहाल यहाँ ज्यादा महफूज है। पुलिस को सख्ती से हदायत कर दी गई कि किसी गैर मुतल्लक शख्स को इस रायदारी में भी दाखिल न होने दे जहां वैदान वाला कमरा था। डॉक्टरों नर्सों के बारे में भी नई हिकमत अमली इख्तियार की गई। वैदान को देखने के लिए अब सिर्फ उन 2 डॉक्टर और 2 नर्सों को आने की इजाजत थी जिन्होंने शुरू ही में वैदान को अटेंड किया था। किसी दूसरे डॉक्टर या नर्स को उसके कमरे में जाने की इजाजत न थी। प्रताप सिंह भी उसी के कमरे में था। वो अपनी टांग का जख्म चेक कराने के लिए दिन में एक बार अपने मुतलका डॉक्टर के पास चला जाता और फिर वैदान के कमरे में आ जाता। वैदान को प्रताप सिंह की वजह से बड़ा हौसला मिला था। माँ बाप के कत्ल के बाद अगर प्रताप सिंह जैसा हमदर्द और गम गुसार शख्स ना मिलता तो ना जाने उसका अंजाम क्या होता। इसके अलावा विल पावर भी थी जो उसे सहारा दिए हुए थी और दरअसल ये उसकी कुव्वत इरादी ही थी जिससे वो ऐसे संगीन हालात का मुकाबला कर रहा था। बेदर पे कातलाना हमलों के बाद उसका सही उल दिमाग रहना भी एक मौजदा ही था, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। उसकी उम्र में मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद खौफ के साए भी उसे घेरे हुए थे। कभी कभी तो उस पर इस कदर बेजारी तारी होती कि अपने ही बाल नोच लेने को दिल चाहने लगता। इस हॉस्पिटल में उसे 10 दिन हो चुके थे। अब वो बिल्कुल ठीक था। बेहतरीन खुराक और देखभाल से उसकी कमजोरी भी बड़ी हद तक दूर हो चुकी थी। उसका दिल चाहता था कि वो बाहर निकले, घूमे फिरे, अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेले, लेकिन वो तो एक ही कमरे में मैसूर होकर रह गया था। ज्यादा वक्त प्रताप सिंह से बातें करते हुए गुजरता। प्रताप सिंह ना होता तो नर्स आ जाती जो देर तक उसके पास बैठी बातें करती रहती। उस रोज कमरे में वो अकेला था। प्रताप सिंह तकरीबन 1 घंटा पहले कहीं गया था। उसके बाद नर्स आई और थोड़ी देर बाद कमरे में रुकने के बाद चली गई। उसने वादा किया था कि अपने काम से फारिग होते ही वो उसके पास आ जाएगी। वैदान बेड से उतरकर खिड़की के सामने आ गया। धूप की वजह से खिड़की पर नीले रंग का पर्दा खींचा हुआ था। उसने पर्दा एक तरफ हटा दिया और बाहर देखने लगा। ये कमरा इमारत की चौथी मंजिल पर मेन गेट के रुख पर था। यहाँ से न सिर्फ हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोग बल्कि सामने वाली सड़क का मंदिर भी नजर आता था। सड़क की दूसरी तरफ बुलंद इमारतें थी। इस वक्त सुबह के 10 बजे थे।
वैदान को खिड़की में खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। उसकी नजरें हॉस्पिटल के गेट के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक टैक्सी पर जमी हुई थी, जो चंद सेकंड पहले ही वहां आ रुकी थी। चंद सेकंड बाद टैक्सी का दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और एक दराज कामत आदमी नीचे उतरा। उसने सफेद पैंट और नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। शर्ट आधी आस्तीन की थी और उसके एक बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, जो गर्दन में पड़ी हुई सीलिंग में लटका हुआ था। टैक्सी आगे निकल गई। वो शख्स जैसे इस तरफ मुड़ा, वैदान उसका चेहरा देखकर उछल पड़ा। फासला ज्यादा होने के बावजूद उसने उस शख्स को पहचान लिया था। ये वही शख्स था जो जाली CID ऑफिसर बनकर प्रताप सिंह के घर पर आया था और उन दोनों को पिस्तौल की जद पर वहां से ले गया था। और वैदान ने उसके बाजू पर दांतों से काट लिया था और यकीनन बाजू के उसी जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी। वो शख्स सड़क पार करके हॉस्पिटल के गेट की तरफ आ रहा था। वो शख्स जैसे ही गेट में दाखिल हुआ, वैदान खिड़की के सामने से हट गया और दरवाजे की तरफ लपका। ठीक उसी वक्त नर्स दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। वैदान उसे टकरा गया। वो दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। नर्स के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वैदान उठकर फिर दरवाजे की तरफ दौड़ा। क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। नर्स मैंडरन जबान, ऐसी चीनी जबान जो तालीम याफ्ता और आला तबके में बोली जाती है, उसे मैंडरन कहते हैं, जिसे लखनऊ दिल्ली में बोले जाने वाली नस्तालीग उर्दू जबान में चीखी और उसके पीछे लपकी। जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो रायदारी में खड़ा हुआ कांस्टेबल हैरत से वैदान की तरफ देख रहा था, जो रायदारी में एक तरफ दौड़ा जा रहा था। फिर उसने नर्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। मामला उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? नर्स इस मर्तबा भी मैंडरन जबान में चीखी। इसे रोको, वो कहाँ जा रहा है? कांस्टेबल जैसे ही होश में आया, उसने चीख कर रायदारी के अगले मोड़ पर खड़े हुए 2 कांस्टेबलों को हुक्म दिया कि वो इस लड़के को रोकें। दूसरे इलाके में वो खुद भी उस तरफ दौड़ा। रायदारी के मोड़ पर खड़े हुए दोनों कांस्टेबलों ने वैदान को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे! वैदान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखा। उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। चंद कदम दूर खड़ा सादा लिबास में छोटे रैंक का इंचार्ज पुलिस ऑफिसर तेजी से उनके करीब आ गया। उसके पूछने पर वैदान उसे बताया कि जिस शख्स ने उसे प्रताप सिंह के साथ अगवा किया था, वो अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है। सादा लिबास पुलिस ऑफिसर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चंद रोज पहले उस लड़के पर एक ही रात में 3 मरतबा कातलाना हमला हो चुका था। दुश्मनों से बचाने के लिए उसके लिए हिफाजती इंतजामात इस तरह किए गए थे कि इस वक्त भी हॉस्पिटल में कम से कम 1 दर्जन पुलिस वाले मौजूद थे, कुछ यूनिफॉर्म में और कुछ सादा लिबास में। इस लड़के ने उस शख्स को देख लिया था जिसने कुछ रोज पहले उसे कत्ल करने की कोशिश की थी, और ये उससे डर कर छुपने की बजाय उसे पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा था। तुम उस शख्स का उरिया बताकर अपने कमरे में जाओ, हम उसे बुला लेंगे, सादा लिबास ऑफिसर ने कहा। तुम लोग उसे पहचान नहीं सकोगे, वो भाग जाएगा, मैं साथ चलता हूँ, वैदान ने कहा। सादा लिबास ऑफिसर की आंखों में उलझन सी आ गई और फिर उसने अपने तौर पर कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने आसपास मौजूद 2-3 सादा लिबास पुलिस वालों को इशारा किया और वो वैदान को साथ लेकर तेज कदम उठाते हुए लिफ्ट की तरफ चल पड़े। उन्हें नीचे पहुंचने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। वैदान लिफ्ट से निकलते ही हॉस्पिटल की फ्रंट लॉबी की तरफ भागा। पुलिस वाले भी उसके पीछे ही थे। वैदान एक जगह रुककर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। वो जगह कहाँ है जहाँ जख्मों की ड्रेसिंग की जाती है? उसने सादा लिबास ऑफिसर से पूछा। उसका बाजू जख्मी है और वो यहाँ पट्टी लगवाने आया है, वो इसी तरफ गया होगा, इस तरफ आओ, सादा लिबास ऑफिसर ने कहा और वो शीशे का एक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उस तरफ एक बहुत कुशादा लॉबी थी जहाँ मुनासिब फासलों पर लोगों के बैठने के लिए सोफा नुमा सीटें बनी हुई थी। बड़े बड़े गमले भी रखे हुए थे। एक तरफ दीवार के साथ बहुत लंबा चौड़ा काउंटर बना था जहाँ लोगों की रहनुमाई के लिए 4-5 अटेंडेंट्स मौजूद थी। काउंटर पर टेलीफोन सेट भी रखे हुए थे और पिछली दीवार पर मुख्तलिफ चार्ट्स लगे हुए थे। काउंटर के सामने भी कुछ लोग खड़े थे और उनमें वो आदमी भी था जिसका बाजू जख्मी सीलिंग में टंगा हुआ था। वो एक अटेंडेंट से कुछ पूछ रहा था। वो रहा। वैदान उसकी तरफ देखकर चीखा। सादा लिबास वालों ने भी उसे देख लिया। वैदान के साथ आने वाले ऑफिसर ने पिस्तौल निकाल लिया और तेजी से उस आदमी की तरफ लपका, लेकिन वैदान ने कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाई। वो ऑफिसर से पहले ही दौड़ता हुआ काउंटर के करीब पहुंच गया और उस शख्स के जख्मी बाजू को गिरफ्त में लेकर चीखने लगा, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ लो, ये कातिल है। वैदान की यह हरकत वाकई बचकाना थी या फिर उसके अंदर अचानक ही ऐसा जज्बा उभर आया था जिससे उसके दिलो दिमाग से हर किस्म का खौफ मिट गया था। वो शख्स बुरी तरह बदहवास हो गया और जब उसने वैदान को देखा तो उसका चेहरा धुआं हो गया। वैदान उसके जख्मी बाजू को झटके दे रहा था। उसके चेहरे पर करब के तासरात उभर आए, लेकिन ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि वैदान के शोर मचाने पर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। उसने उन 2 सादा लिबास पुलिस वालों को भी देख लिया था जो पिस्तौल ताने तेजी से उसी की तरफ आ रहे थे। उस शख्स ने बड़ी फुर्ती से तंदुरुस्त हाथ अपनी जेब में डालकर पिस्तौल निकाल लिया और हवाई फायर कर दिया। गोली की आवाज गूंजते ही लॉबी में भगदड़ मच गई। अटेंडेंट लड़कियां चीखती हुए काउंटर के पीछे छुप गई। लॉबी में मौजूद लोग भी चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। दाईं तरफ से एक वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर ट्राली को धकेलता हुआ ला रहा था।
स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ मरीज बेहोश था। वार्ड बॉय ट्राली छोड़कर चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वैदान अब भी उस शख्स के जख्मी बाजू को झटके देते हुए चीख रहा था। उस शख्स ने एक और हवाई फायर कर दिया और अपना बाजू छुड़ाकर वैदान को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक उसी लम्हे वो ट्राली उससे टकरा गई। वो कराते हुए लड़खड़ा कर गिरा और उससे पहले कि वो संभल सकता, 3 सादा पुलिस वाले उसके सर पर पहुंच चुके थे। उन तीनों ने उसे पिस्तौलों की जद पर ले लिया। वो शख्स चीखने फर्श पर पुश्त के बल पड़ा था। हाथ में पिस्तौल होने के बावजूद वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसने एक गोली चलाई तो उनकी अनगिनत गोलियां उसके जिस्म में महफूज हो जाएंगी। उसने पिस्तौल से हाथ छोड़ दिया। 2 पुलिस वालों ने बड़ी फुर्ती से उसे गिरफ्त में लिया और तीसरा वैदान का हाथ पकड़कर उसे तकरीबन खींचता हुआ वहां से निकाल गया। उसके 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर चियांगशू हॉस्पिटल में वैदान वाले कमरे में मौजूद था। थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह भी आ गया। प्रताप सिंह ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गया और फिर दूसरे ही लम्हे उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये वाकई शेर दा पुत्र है, वो वैदान की पीठ ठोंकते हुए बोला। जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो इसने कर दिखाया। ये शेर दा पुत्र है। अगर उसकी गोली का निशाना बन जाता तो सारा इल्जाम पुलिस पर रख देते, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। हम इसकी जान की हिफाजत करने के लिए परेशान हैं और ये कातलों के पीछे दौड़ा फिरता है। कोई बड़ा भी होता तो इतना बड़ा रिस्क कभी ना लेता। ये बच्चा है मगर डरपोक और बुज़दिल नहीं, प्रताप सिंह ने कहा। मैं इसे समझा दूंगा कि आइंदा इस तरह अपनी जान को खतरे में ना डाले। बहरहाल उस आदमी से कुछ मालूम हुआ, वो किम के लिए काम करता है, इंस्पेक्टर ने बताया। ये वही किम है जिसके बारे में तुम्हें और मुझे पहले से शुबा है। अब हम बहुत जल्द किम के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। उस बेवकूफ को यह मालूम नहीं था कि वैदान की हिफाजत के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी कि यहाँ चला आया? प्रताप सिंह ने कहा। वो वैदान के पीछे यहाँ नहीं आया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वैदान को यहाँ रखा गया है, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। उसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, डिलीवरी होने वाली है, केस कुछ पेचीदा है। डॉक्टर ने उसे फोन करके बुलाया था। वो काउंटर पर डॉक्टर के बारे में ही दरियाफ्त कर रहा था कि वैदान आकर उससे लिपट गया। ये तो शुक्र इस बात का है कि उसने गोली वैदान पर नहीं चलाई। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। हॉस्पिटल में वैदान की सिक्योरिटी का भी एक मसला बन गया है। इसे ज्यादा दिन यहाँ अब नहीं रखा जा सकता। वैसे मेरे दिन में एक तजवीज है। वो क्या? प्रताप सिंह ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तुम इसको चंद रोज के लिए लेज़ेरस आइलैंड पर ले जाओ, वो जगह इसके लिए ज्यादा महफूज है। हमारे 2 आदमी तुम्हारे साथ जाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा। लेज़ेरस आइलैंड? प्रताप सिंह बड़बड़ाया। सिंगापुर 57 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है। ज्यादातर जजायर गैर आबाद है और वहाँ घने जंगलात पाए जाते हैं। काबिल जजायर में संतोषा, एसटी जान और कोसो हैं। संतोषा सबसे ज्यादा करीब और सबसे बड़ा जजीरा है। ये सिंगापुर की सबसे बड़ी तफरीह गाह भी थी। सिंगापुर जाने वाला हर शख्स उस जजीरे पर जाना जरूरी समझता है। बाद जजीरों के लिए तो बाकायदा फेरी सर्विस मौजूद है, लेकिन बाद छोटे छोटे जजीरे ऐसे हैं जहाँ कोई बाकायदा फेरी सर्विस नहीं। अलबत्ता कश्ती चार्टर की जा सकती है। लेज़ेरस भी उनमें से एक था जहाँ जाने के लिए कोई कश्ती खास तौर पर चार्टर करानी पड़ती। इसमें शुबा नहीं कि ये जजीरा वैदान के लिए महफूज था, लेकिन दारा और उसके आदमियों से इस तरह भागते रहना मसले का हल नहीं था। इसने यही बात दोहराई तो इंस्पेक्टर चियांगशू ने जवाब दिया। चंद रोज का बात है, हम दारा को पकड़ लेंगे, उसके बाद वैदान के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। ये बात तो मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, प्रताप सिंह ने कहा, लेकिन पुलिस तो अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी। पकड़ेंगे, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। अब हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता तो मिल गया, अब उसे तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम इस लड़के को लेकर आज रात लेज़ेरस आइलैंड चले जाओ। तुम तैयारी कर लो, हम 1 घंटा पहले तुमको इतला देगा और हमारे आदमी तुमको यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मशवरा मान लेते हैं, प्रताप सिंह ने कहा, लेकिन मुझे लगता है पुलिस कुछ कर नहीं सकेगी और हमें सिंगापुर छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हम चलता है, रवानगी से 1 घंटा पहले तुम्हें इतला देगा। इंस्पेक्टर चियांगशू से हाथ मिलाकर चला गया और फिर उसी रात 2 बजे के करीब इंस्पेक्टर चियांगशू के 2 आदमी उन्हें लेने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें कमरे में दाखिल होने की इजाजत देने से पहले प्रताप सिंह ने ड्यूटी पर मौजूद दूसरे पुलिस वालों से यह तस्दीक कर ली थी कि आने वाले ये दोनों आदमी पुलिस के ही थे और इनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। वो हॉस्पिटल के अकबी दरवाजे से बाहर निकले तो गली में स्याह रंग की एक कार खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर पहले से एक आदमी बैठा हुआ था। प्रताप सिंह, वैदान और एक आदमी पिछली सीट पर बैठ गए। दूसरा पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार फौरन ही हरकत में आ गई। गली में तकरीबन 50 गज पीछे खड़ी हुई एक और कार भी हरकत में आई। उस कार में भी सादा लिबास मुसल्ला पुलिस वाले बैठे हुए थे। वैदान को हॉस्पिटल से मुंतकिल करने का मंसूबा अगरचे नहायत खुफिया रखा गया था, लेकिन इंस्पेक्टर चियांगशू ने हर पहलू को मद्देनजर रखा था। सड़कें सुनसान थी। दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती हुई फेरी घाट पर पहुंच गई। वो लोग कारों से उतरकर उस तरफ आ गए जहाँ एक मोटर बोट उनकी मुंतजिर थी। वहाँ इंस्पेक्टर चियांगशू भी मौजूद था। मोटर बोट में एक औरत और 3 आदमी पहले से बैठे हुए थे। औरत चीनी थी, उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने गुलाबी रंग का पाजामा और ओपन शर्ट पहन रखी थी जिस पर गहरे सुर्ख फूलों के प्रिंट थे। उसका नाम हारा काशी था। उसने वैदान को उसी सीट पर बिठा लिया और उसकी कमर पर बाजू लपेटकर अपने साथ लिपटा लिया।
बोट का इंजन स्टार्ट हुआ और वो हरकत में आकर घाट से निकलने लगी। लेज़ेरस आइलैंड जुनूब में चंद मील के फासले पर था। गहरे पानी से होते हुए वहां तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक तंग सी खाड़ी इस साहिल पर अंदर की तरफ चली गई थी। खाड़ी के दोनों तरफ दरख्तों की शाखें पानी पर झुकी हुई थी। बोट आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई तकरीबन 100 गज का फासला तय करके किनारे के साथ रुक गई और वो लोग नीचे उतर आए। वहां से तकरीबन 500 गज दूर एक कॉटेज मुकम्मल तौर पर गुंजान दरख्तों से घिरा हुआ था। कॉटेज की तमाम बत्तियां जल रही थी और एक आदमी पहले से वहां मौजूद था। उस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। वजदान रात भर का जागा हुआ था। हाराकाशी नाम की वो औरत वजदान को लेकर एक कमरे में चली गई। बेड पर आरामदेह बिस्तर बिछा हुआ था। हाराकाशी ने बिस्तर पर लेटकर वजदान को अपने साथ लिपटा लिया। वजदान को यूं लगा जैसे वो तपते हुए सहरा से निकलकर ममता की ठंडी और प्यार भरी आगोश में आ गया हो। उसने आंखें बंद कर ली और फौरन ही सो गया। उस रात किम के आदमी वजदान को पकड़ने या उसे मौत के घाट उतारने में कतई नाकाम रहे थे। उसने मंसूबा तो बहुत शानदार बनाया था। पुलिस और सीआईडी के आदमी अगरचे प्रताप सिंह के मकान के इर्द गिर्द फैले हुए थे। कोई भी मशकूक आदमी उनकी नजरों में आए बगैर मकान की तरफ नहीं जा सकता था। लेकिन किम ने भी जो मंसूबा बनाया इब्तदाई मरहले में तो वो 100% कामयाब रहा था। उन्होंने प्रताप सिंह के टेलीफोन पर इंस्पेक्टर चियांगशु की बातें सुन ली थी और उसका एक आदमी शोतू तो सीआईडी इंस्पेक्टर आंग के बेस में प्रताप सिंह के मकान पर पहुंचने में कामयाब हो गया था और वो प्रताप सिंह और वजदान को पिस्तौल की जद पर वहां से निकाल भी लाया था। लेकिन रास्ते में गड़बड़ हो गई और वो लड़का कार से उतरकर भाग निकला। उसने शोतू को भी दांत से काटकर जख्मी कर दिया। अगर ये चीफ वांग वगैरह भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस के आ जाने की वजह से किम के आदमी को वहां से भागना पड़ा। चीफ वांग अपने एक आदमी के साथ वजदान के ताकुब में था, लेकिन वजदान न सिर्फ उन्हें धोखा देकर बच निकला बल्कि होटल ओबेराय के करीब वो दारा को भी घूचा दे गया। दाराई ने बाद में किम को फोन पर इतला दी कि वजदान पुलिस स्टेशन में मौजूद है और दायरा वो रात भर पुलिस स्टेशन में नहीं रहेगा और किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। किम अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और वो दूर रहकर पुलिस स्टेशन की निगरानी करने लगा। और फिर रात 2 बजे के करीब इंस्पेक्टर चियांगशु 2 कांस्टेबलों के साथ वजदान को लेकर जीप पर रवाना हुआ तो किम को समझने में देर न लगी कि वो उसे अपने घर ले जा रहा है। रास्ते में इंस्पेक्टर चियांगशु वगैरह को घेर लिया गया, लेकिन उसके दोनों आदमी परले दर्जे के अहमक निकले। ना सिर्फ खुद मारे गए बल्कि उसे भी टांग पर गोली लगी और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। और अब किम अपने एक खुफिया ठिकाने में छुपा टांग का जख्म ठीक होने का इंतजार कर रहा था। उसने चीफ वांग को भी नाइट क्लब से हटा दिया और शोतू को भी हदायत कर दी कि वो चंद रोज तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ना सिर्फ वजदान ने बल्कि प्रताप सिंह ने भी उसे देख लिया था। वो उन पुलिस वालों की नजरों में भी आ गया जो उस रात प्रताप सिंह के मकान पर ड्यूटी दे रहे थे। ये लोग उसे देखते ही पहचान लेते।